हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट टेस्ट है आपका चैप्टर नंबर 1, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एंड थर्ड वन इज कॉमन एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। एक ही क्लास इसके लिए रखी गई है, प्रिपरेशन के लिए इनफ टाइम है क्योंकि टेस्ट विल बी ऑन मंडे। क्लियर? नो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, पहले तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर कट सा बता दूं किस टाइप के, वैसे जो मैंने तुम्हें वर्कशीट दी है वो उसके अकॉर्डिंग ही दी है कि किस टाइप का क्वेश्चन कवर होगा। थ्योरी का पार्ट अलग है जो थ्योरी करोगे, बट जो कंफर्म्ड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वही कॉमन एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के हेड एंड इनकम स्टेटमेंट के ओनली मेजर हेड, उसके क्योंकि कोई सब हेड है ही नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में से थ्योरी सबसे लास्ट में आज डिस्कस करेंगे, इसमें से क्या क्या करना है और ओवरऑल थोड़ा समझाऊंगा भी। क्लियर? कॉमन एंड कंपैरेटिव में से कॉमन एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो फर्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं हम, पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। सारा काम तुम्हारा है यहाँ पर, इस करके एक क्लास रखी थी मैंने, तो इसमें मेरा कुछ ज़्यादा है नहीं बताने वाला। क्लियर? कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कुछ समझाने हैं, 4 फॉर्मेट समझाने हैं बस कॉमन एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट के दोबारा से। ना पहले आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। मेक श्योर सबके पास बुक्स होंगी, एटलीस्ट बेंच पर होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में पेज नंबर 1.5 पर अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है। एक चीज क्लियर कर दूं बस, इसके बाद सुन लो बच्चे ध्यान से, 27 को अपना टेस्ट हो जाएगा। 27 के बाद सीधा 9 फेब को रखे मैंने मॉक। ठीक है? बीच में कितने दिन है अपने पास? कम से कम 10 से 12 दिन है। क्लियर? तो 10 से 12 दिन के बीच में जिसका सारा हो गया, सिर्फ मैंने हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से किया, साथ साथ मैं तो सिर्फ किस पर वर्क करूंगा, सैंपल पेपर पर। सर मेरे को सारे चैप्टर क्लियर हो गए थे, बीच में थोड़ा शेयर्स में डाउट था, वो पहले मुझे कवर अप करना है, वो तुमने देखना है। बट इन 10-12 दिन के अंदर तुम्हारे वही 10 से 12 सैंपल पेपर प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, ये बनते ही बनते हैं करने। इतने तो करोगे, एक दिन में एक पेपर की तो रखोगे, वो तुमने टाइम निकालने कैसे, भाई मैं सुबह 5 से 8 पढ़ रहा हूँ, या मैं शाम को 9 से 12 पेपर कर रहा हूँ, या मैं दोपहर को कर रहा हूँ 3 से 6, वो 3 घंटे का टाइम तुमने अकाउंट्स को देने 3 घंटे तो दोगे अकाउंट्स को, उसमें किस चीज़ पर वर्क करोगे? सैंपल पेपर। क्लियर? और अगर ये लगता है कि सर मेरे को भी 2 दिन ये वाला चैप्टर प्रिपेयर करना है, ठीक है, या मेरे 2-3 चैप्टर रहते हैं, मैं 2 दिन लगा के फटाफट कवर अप कर दूं, वो तुमने देखना है। मेरा पॉइंट है कम से कम 1 फेब से लेके 9 फेब तक तो तुम्हारा डेफिनेटली क्या चलनी चाहिए? सैंपल पेपर। थोड़ी स्ट्रेटेजी तो बनाओगे ना कैसे करें हम तैयारी, तो ये चीज़ बनती है तुम्हारी करनी। ठीक है? 9 फेब को उसके बाद साथ साथ तुम्हारी एरर साथ साथ ही बताऊंगा, मैं चेक तो करूंगा बट एक एक बच्चे को साथ साथ डिस्कस तो करूंगा। तो 12 या 13 तारीख तक तुम्हारी आंसर शीट तुम्हें मिल जाएगी। आंसर शीट में मीन्स कहाँ पर क्या एरर होगी या किस तरीके से करा, ये नहीं बस मार्क्स मिल गए डिस्कस कर करके पकड़ा दूंगा तुम्हें। ऑफिशियली क्लास 13 तक रखूंगा मैं, उसके बाद अदरवाइज 26 मार्च तक तुम जब मर्जी आ सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी। समझ गए? ऑफिशियली मैंने कब तक बुलाने तुम्हें? 13 फेब तक। 17 फेब को तुम्हारा किस चीज़ के? फिजिकल का। ठीक है? उसके बाद मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं होगा कि क्यों नहीं आए। आगे बात समझ में? एग्जाम में तो जब बुलाऊंगा तो बुलाऊंगा। ठीक? उसके बाद मतलब कि आ तुम वही सकते हो, अगेन मॉर्निंग चाहे 9 बजे आओ, ठीक है, आकर यहीं पढ़ना है, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक? ओके, तो पहला चैप्टर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, पेज नंबर 1.5। फिर से वही चीज आता 99% है, बट एक बार डिस्कस जरूर कर रहा हूं। नाउ दो साइड अपनी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में हमें 4 मेजर हेड नजर आ रहे हैं जो बोर्ड में लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स फंड, नेक्स्ट वन इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, देन नॉन करंट एंड देन करंट, और एसेट साइड एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। क्लियर? पीडीएफ ग्रुप में तुम्हारे पास आ चुकी है। ठीक है? पहले मैंने हेड एंड सब हेड की दे रखी है, सानवी मेरे से लेकर जाना और जसवी मेरे से लेकर जाना, बाकी मेरे ख्याल से सबको मैंने दे दी थी। स्टिल अगर नहीं होगी तो मेरे से ले जाना, मैं देख लूंगा पड़ी होगी। क्लियर? तो मेजर हेड
या मेन हेड एंड सब हेड। 109 आइटम्स तो वो हैं, ज्यादातर कोशिश करी गई कवरअप करने की। एक चीज तो क्लियर कट है कि वो 100, अब फिर वही चीज, जब ये पहला चैप्टर था तब इसमें बहुत कुछ याद करना था। अब हम कैश फ्लो तक कर चुके हैं तो हमें मेजरली मेजर हेड और सब हेड याद हो ही चुके, हमने रेशियो कर लिया, कैश फ्लो कर लिया, ठीक है। तो जिस दिन फर्स्ट डे करा था तो ये चैप्टर याद करना पड़ रहा था, अब हमें याद है। अब देखते हैं जैसे कैसे, कोई भी एग्जांपल हमने दे दिया, अब तुम किस एंगल से सोचते हुए चलोगे। एग्जांपल दिया हमने डिवेंचर, अब डिवेंचर दिया, साइड कौन सी है, दो, इक्विटी एंड, फिल्टर होता चलेगा बस तुम्हारा पॉइंट, दो साइड हैं, एसेट और इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो पहले तो इतना फिल्टर हो गया कि हम अपना ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी का पार्ट है। फिर उसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं, चार मेजर हेड्स में से। तो चार मेजर हेड हमें पता है, पहले कौन सा है, शेयर होल्डर। अब पॉइंट ये कि अगर मुझे हर एक चीज की पूरी वो बैलेंस शीट जो 1.5 पेज पर दी है, अगर वो पूरी याद नहीं है, किसी एक सब हेड के, मेजर हेड के, तुम्हें वो पांच अगर सब हेड है वो पांच जो अपने माइंड में क्लिक नहीं कर रहे, फिर आप आंसर एग्जैक्ट नहीं दे पाओ। सीधी सी बात, जैसे फ्यूल के 14 प्रिंसिपल है तुम्हारे, अगर कोई केस स्टडी आई है, मेरे माइंड में ही 9 आ रहे हैं, वो बाकी 5 आ ही नहीं रहे, तो तुम आंसर कहां से उन 5 के अकॉर्डिंग तो तुम सोच ही नहीं पा रहे हो ना। मेरी बात समझ गए, जब तक 14 के 14 माइंड में होंगे तभी दे पाओगे। तो पॉइंट आ गया, डिवेंचर मुझे पता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड है, फिर उसमें से मैं सोच रहा हूँ हाँ मेरे चार मेजर हेड है, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। वहां से फिल्टर हुआ कि ये मेरा ये नॉन करंट, फिर मैं इतना कुछ नहीं सोचूंगा, ठीक है। फिर मैं सिर्फ क्या सोचूंगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में मेरे सब हेड कौन कौन से हैं, फिर वहां कौन कौन से दिखे तुम्हें, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो दिए होंगे सारे। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि ये तो क्या हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और रही बात, अब तो हमने कैश फ्लो कर लिया, कैश फ्लो में अपना थोड़ा दिमाग चलाना, हमें जो गिवन होती थी बैलेंस शीट, ये कहाँ गिवन होता था, नॉन करंट लाइबिलिटी में और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। जैसे उस टाइम हमें याद करना बड़ा मुश्किल था प्रोविजन फॉर टैक्स, बट आज की डेट में तो बहुत ईजी है, बार बार आता है ये। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ दिखते हैं हमें, करंट लाइबिलिटी में, और किसके अंदर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। और कोई आ गया लाइक कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक हमें पता है, कैश फ्लो से चीजें बड़ी इजीली मिलेंगी। कैश एट बैंक कहाँ लेते हैं हम, सबसे लास्ट में होता कहाँ है, वो करंट एसेट्स में, और कहाँ दिया होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। समझ गए। तो एक क्वेश्चन तो तुम्हारा यही होगा जिसमें तुम्हें क्या बताना होगा, मेन हेड एंड सब हेड। हो गया बिल्कुल क्लियर। तो ये तो तुम्हें याद करना है, इसमें मेरे को कुछ याद नहीं कराना, इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रखी है मैंने। फिर आती है अपनी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट निकालो जरा, कौन से पेज पे है, 1 पॉइंट करो करो आगे 1.39। हाँ जी 1.39 पर अब आ गई है इनकम स्टेटमेंट। पॉइंट है कि जो थोड़ा माइंड से निकला हुआ था वो सारा याद आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें मैंने, इसका भी क्वेश्चन आएगा, इसमें तुम्हें इंफॉर्मेशन दी होगी, तुम्हें बताना है कि इनकम स्टेटमेंट का कौन सा, अभी जो वर्कशीट दी है उसके साथ डिस्कस करूंगा मैं। तो सबसे पहला क्या, वैसे अपना रेवेन्यू फ्रॉम, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम, डिपेंड करेगा कंपनी कौन सी है। कुछ नहीं लिखा तो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंपनी मानकर चलना है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा तो हम, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हुआ, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप भी केस में आएगा अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। बट अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी है, कोई बैंक्स हो गया, ठीक है, अच्छा चलो पहले अपने लिए आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए या ट्रेडिंग के लिए, सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ स्क्रैप इज ऑल्सो रेवेन्यू फ्रॉम, याद है ना मैंने एक शूज का एग्जांपल दिया था, लेदर भी बेच रहे हैं तो वो भी किसका पार्ट हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सुन लो ध्यान से, कंफ्यूजन ना लगे। मैंने शूज का मेरा बिजनेस है, मैंने 50,000 का लेदर खरीदा, इसमें से मैंने शूज बना लिए, जो शूज मेरे बने वो मेरे शूज बने बिके 63,000 में, रेस्ट जो लेदर रह गया वो भी बिक गया 2,000 में। तो मैंने कोई लेदर कोई अलग चीज के लिए थोड़ा ना खरीदा था, वो शूज बनाने के लिए खरीदा था। पूरे कॉस्ट जो थी शूज बनाने की वो कितनी थी, तो पूरी कॉस्ट सेल ही में कितनी बोलूंगा शूज की, 65। तो वहां पर मेरा सेल और स्क्रैप भी किसका पार्ट हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर। बट मेरी बाकी अदर इनकम में क्या आ गया, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। क्लियर। और अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी है, बैंक्स या म्यूचुअल फंड कंपनी, उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, उनका वो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर। उनका अदर इनकम में क्या आ सकते हैं, से उनका सेल और स्क्रैप आएगा,
उनका सेल ऑफ स्क्रैप में क्या चीज हो सकता है, लाइक सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर हो गए, तो वो किस में आ जाएगा, उनका अदर इनकम में। क्लियर। रेंट रिसीव्ड भी उनका वैसे किस में आएगा, फिर अदर इनकम में अगर हुआ तो। उनका काम थोड़ा ना होगा वहां पर, इन्वेस्टिंग कंपनी हो सकती है अगर लिखी हो तो, फिर उनका वो किस में बन जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू। उसके बाद आएगा अपना एक्सपेंसेस में, फर्स्ट क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रट्टा लगाया था मैंने, सिर्फ 3 चीजें आएंगी इसमें, ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ। रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है, उसको यूज करो यार दोबारा। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। नेक्स्ट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के रेडीमेड गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट नहीं होगा इसमें, आपने खरीदे उसके ऊपर कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगी, डायरेक्टली सेल करोगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में तो क्या आ रहे हैं, रॉ मटेरियल, ठीक। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में फाइनल गुड्स, और फिर आ गया चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस, 3 तरह का स्टॉक का पार्ट था, बट स्टॉक से बात नहीं बनेगी ना, लेबर भी चाहिए। फिर क्या आ गया, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, मटेरियल और लेबर क्या करेगी, फंड्स भी तो चाहिए। फिर आ गया फाइनेंस कॉस्ट, काम होना स्टार्ट हो गया, मशीनों की घिसाई स्टार्ट होगी, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ठीक है, ऐसे याद हो गया ना बिल्कुल। और फिर जो कहीं ना खर्चा दिखे उसको कहाँ डाल दो, अदर एक्सपेंसेस। क्लियर, ये होगी पूरी एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो जो आएगा, वर्कशीट जो दिया वो निकाल लो, मैं निकालता हूँ इसमें, फाइंडर में है, अच्छा हाँ जी, ये क्वेश्चन आ गया राजी, जैसे इनकम स्टेटमेंट का तुम्हें दिखा रखा था, अंडर विच मेजर हेड ऑफ द, सिर्फ क्या लिखेंगे स्टेट इनकम स्टेटमेंट के, तो मेजर हेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कंपनी फॉलोइंग आइटम्स विल बी, ठीक है। शीट मैंने दे दिए, कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूं 2-3, बाकी तुम करोगे। अब यहां पर लिखा नहीं है कि हमने कंपनी कौन सी है, फाइनेंसिंग कंपनी है या नॉन फाइनेंसिंग, कुछ नहीं लिखा तो हमेशा नॉन फाइनेंसिंग। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए ना तो नीचे नोट भी दे देना कि हमने अज्यूम क्या करिए, नॉन फाइनेंसिंग। तो कमीशन अलाउड किस में आना चाहिए, अदर में ही दिखा दो वैसे तो, ये एम्प्लॉइज को जरूरी नहीं ना कि हम वो वाला उस एंगल से जा रहे हैं, अदर में दिखाना ये। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये तो सेम ही लिखोगे, परचेज ऑफ स्टॉक इन, ग्रेचुटी पेड, एम्प्लॉइज बेनिफिट, सेल ऑफ स्क्रैप, लोन प्रोसेसिंग फीस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल, अदर इनकम, सैलरी, एम्प्लॉइज बेनिफिट, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट अर्न्ड, अदर इनकम, बैंक चार्जेस, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट में इसको मत लिखते, ठीक है। ये वाला पॉइंट था बस याद रखने वाला। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, फाइनेंस कॉस्ट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर, फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि वो पैसा अरेंज करने के लिए खर्चा उठाया हमने। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, वो नुकसान है, वो क्यों उठाया हमने, क्योंकि हमें फंड्स चाहिए थे। प्रीमियम रिडम्पशन के लिए हम रेडी क्यों हो गए देने के लिए, क्योंकि हमें फंड्स चाहिए थे। बैंक चार्जेस इसलिए फाइनेंस कॉस्ट में नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर फंड्स अरेंज करने वाली कोई बात नहीं। आपकी चेकबुक खत्म हो गई है, आपने चेकबुक ले ली नहीं, तो बैंक वालों ने आपसे 100 रुपये ले लिए चार्जेस के, वो हम फंड्स तो नहीं अरेंज कर रहे ना। एटीएम कार्ड गुम हो गया, वो नहीं बनवा रहे हैं, ठीक है। चेक डिसऑनर हो गया, उसके हमसे चार्जेस लग गए, ये नॉर्मल बैंक वाले हमसे चार्जेस ले रहे, ठीक है। फंड्स अरेंज करने, लोन प्रोसेसिंग फी अपना उसमें आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में। आगे सबको समझ। और जो इससे पहले क्वेश्चन था या इस टाइप से क्वेश्चन होगा, अंडर विच मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग। अच्छा एक तो ये चीज, अब जब पेपर चेकिंग में कई बार क्या देखते हैं बच्चा कैसे कर रहा है, पहला पॉइंट मेजर हेड ये है, सब हेड ये, फिर दूसरा पॉइंट मेजर हेड ये है, सब हेड ये, ऐसे थोड़ा ना लिखोगे, ऊपर लिखोगे एक बार मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग, और याद से पहले मेजर हेडिंग फिर सब हेडिंग। कई बच्चे कैसे लिखते हैं, पहले सब हेडिंग फिर मेजर हेडिंग, पहले मेन हेड फिर सब हेड, और मेंशन करोगे प्रॉपर। क्लियर, ओके। एक दो देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड लोन ऑफ 1 लाख पेबल आफ्टर 3 years, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म। आई होप समझ आ गया, करोगे अपने आप, आंसर तुम्हारे पास आ जाएंगे चेक करने के लिए। क्लियर हो जाएगा ये।
ओके तो ये तो है राजे अपने फर्स्ट चैप्टर में से जो चीज़ें बनती है। थ्योरी बाकी तुम्हें करनी है कहाँ से, लास्ट में जो प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन दिए हैं उन 10 दिनों में अपनी वो छोटी छोटी चीज़ों पर भी वर्क करोगे जो हमने अभी तक ढंग से नहीं करी है। ठीक है, उन दिनों में लाइक मैं शेयर्स की थ्योरी वगैरह पे वर्क करवाऊंगा जरूर। ठीक, जो भी चीज़ें हमें दिखेंगी उन दिनों में मैं कम से कम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो बनेगा एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक में दे दूंगा, तीनों बुक्स में से निकाल के एटलीस्ट वो क्वेश्चन जरूर कर जाना। हाँ जी, जरा पहला क्वेश्चन है इसमें ही बता दो। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अंडर द सब हेड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये चीज आगे सबको समझ। नेक्स्ट आ जाओ अपने थर्ड चैप्टर पर। नहीं अभी कराने मैंने, अच्छा हाँ जी, तो कॉमन एंड कंपैरेटिव चैप्टर में फर्स्ट कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्वेश्चन इजी होता है बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर होगा क्वेश्चन, ये परसेंटेज निकालने में टाइम लगता है इसमें। ठीक है ना, बट डिपेंड करता है, कई बार बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन भी आ जाती है। चलो तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, (2022 2023) इट मींस फर्स्ट वी हैव टू राइट प्रीवियस ईयर एंड देन करंट ईयर। क्वेश्चन में पहले करंट हो सकता है फिर प्रीवियस हो सकता है। नाउ कंपैरेटिव, नाम से ही गलती कहां देखी है बच्चों की, सारा क्वेश्चन ठीक करा है, कॉमन वाला कंपैरेटिव से कर दिया या कंपैरेटिव वाला कॉमन से, तो ध्यान देना नाम से पता लग रहा है कंपैरेटिव मींस 2 ईयर्स का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं कितने, तो एब्सोल्यूट एंड लास्ट वन इज परसेंटेज चेंज। नो बैलेंस शीट या तो क्वेश्चन में एज इट इज दी होगी, नहीं दी होगी तो हमें आती है बनानी, इंफॉर्मेशन दी होगी हमें पता है कौन सी शेयर होल्डर फंड में आएगी, कौन सी नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगी, कौन सी करंट लाइबिलिटी में आएगी, तो तुम बैलेंस शीट बना लोगे उसके अकॉर्डिंग। टोटल एसेट, टोटल, नाउ एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस, ठीक है इनकी वैल्यू है, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, कोई अमाउंट नेगेटिव भी हो सकती है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस, टोटल नहीं ऐसे करना, ऐसे करो इसमें भी दिस माइनस दिस, बाद में चेक करने कर लो, दिस माइनस दिस, कोई नेगेटिव भी आ सकती है। क्लियर बिल्कुल। नाउ फिर हमने देखना है परसेंटेज कितना चेंज आया है, सो एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू पर्टिकुलर चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू, अगर परसेंट एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव में है तो याद से परसेंटेज भी किसमें आएगी, ब्रैकेट में, नेगेटिव मतलब ब्रैकेट में आएगी। क्लियर। इवन टोटल का भी ऐसे निकालोगे, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू, आ गया सबको समझ। ये तो कौन सी थी अपनी कंपैरेटिव। हाँ जी निकालो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, वो मुझे क्या पता पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। देखो कई बार क्या मान लो इनकम स्टेटमेंट भी आ गया, बैलेंस शीट भी आ गया, इनकम स्टेटमेंट में तुम देख लो कई बार क्या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऐसे निकालो, ये इसका परसेंटेज निकालो, ठीक है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ये 20% है, ये 150% है, हाँ थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। और बैलेंस शीट सीधी दी है, बस निकालो, कॉमन साइज निकालनी है, फिर ट्राई करो उस पर जाने की। ठीक है, ये तो डिपेंड करेगा बच्चे, वो 12 दिनों में तुम यही चीज़ें तो डिसाइड करोगे। जब सैंपल पेपर करोगे ना, सैंपल पेपर में तुम पहले क्या किस एंगल से करते हुए चलना कि पहले मैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे ही पेपर कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बेशक से जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस होंगे उस दिन का टारगेट यही लेकर चलना कि 3 घंटे में तो पहले मैंने क्या किया प्रॉपर पेपर के अकॉर्डिंग, और फिर जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस होंगे उनको एज ए प्रैक्टिस कर दो बाद में। ठीक है, चलो अब यहाँ पर नाउ शेयर होल्डर फंड, अब यहाँ ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देखना थोड़े से ध्यान से, कुछ मुश्किल नहीं है। चेंज कितना आ रहा है बच्चे समझ, चेंज कितना आया 5 लाख। अब ये 5 लाख कैसे आया होगा, करंट ईयर, ये देखो 31
डेट ठीक लिख लेना राजे, यहाँ पर है 31 मार्च 23। चलो, तो यहाँ 5 लाख कैसे आया होगा, दिस माइनस दिस। तो यहाँ 5 लाख पॉजिटिव कब आएगा, जब यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी 25 लाख। 25 माइनस 20 करके कितना आ गया 5 लाख। नाउ एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100 कितना आ गया 25%। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सर मुझे समझ आ गया, मैंने फॉर्मेट देख लिए थे, मुझे हो जाएगा, नहीं होगा पेपर में क्वेश्चन, या फिर पूरा नहीं होगा पेपर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे जरूर। अगले पर आओ, कितने परसेंट है ये 20% कैसे आता है, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू, तो यानी कि 20% 8 लाख का कितना हो गया 1 लाख, तो यानी कि यहां पर वैल्यू कितनी होगी फिर 9,60,000। आ रहे समझ। नेक्स्ट, ये 3 लाख कैसे आया होगा, यहां पर पहले कितना होगा 6 लाख, 3 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100 50%। ये 10% 50,000 यानी कि 10% चेंज है। ठीक है, 10% है मतलब 50,000, तो कितना बना सोचो, यहां से नहीं निकलेगा ये। हम्म 50,000 10% है, क्यों नहीं निकलेगा वैसे, 5 लाख हो जाएगा मेरे ख्याल से ये सीधा। 50,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 कितने परसेंट आया 10%, तो ये कितना हो गया 5 लाख, तो ये कितना हुआ साढ़े 5 लाख। इतना तो दिमाग चलाएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ 40 लाख है, तो यहाँ भी लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, तो यहाँ भी कितना होगा 40 लाख, ये टोटल ही है ना। तो और यहाँ 50 है, तो यहाँ भी कितना होगा 50 लाख, और ये 18 लाख है, 50 माइनस 18 32। कुछ गलती करी मैंने, अच्छा नीचे भी है, ठीक ठीक ठीक, हाँ जी चलो कोई नहीं, फिर वो बाद में देखते हैं। अब ये 8 लाख, ये कितने परसेंट है 50%, तो कितना हुआ 8 लाख चेंज 50% आया ना, तो ये 16 लाख हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 24। हाँ जी, अब देखो कितना बचा है 24 प्लस 18 42 8 लाख। अब यहाँ पर 2 है ना अभी तो डिफरेंस। ये 2 लाख है, यहाँ तो 20 हो गया, ठीक है, यहाँ 20 आ गया, ये कितने परसेंट आ गया 10%, ये 10% आ गया, ये कितना हो गया डिफरेंस 20 और 16 36 4, तो 8 लाख, ये भी कितना हो गया, तो ये 100%, 4 लाख ही आ रहे हैं ना, 100% आ गए। निकालो, ये कितना कितना आ रहा है डिफरेंस देख लो, कर लोगे ना, मतलब 40 लाख माइनस दिस 50 लाख माइनस दिस, फिर परसेंटेज आ जाएगी, हो जाएगा। तो डिफरेंट ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं कॉमन कंपैरेटिव में, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ अपने कॉमन साइज बैलेंस शीट पर। कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या होगा, अगेन प्रीवियस ईयर वैल्यू, परसेंटेज ऑफ हाँ जी, तो कॉमन साइज में 2022-23 परसेंटेज ऑफ 2022 परसेंटेज ऑफ 2020। हाँ जी, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज, वैल्यूज दी हुई हैं। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट, वैल्यू गिवन है, जम्बर्ड गिवन थी कुछ, हमने बना दी प्रॉपर। नाउ परसेंटेज ऑफ 22 बेस हमने लेना है टोटल को,
मीन्स परसेंटेज कैसे निकालनी है हमने, पर्टिकुलर वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 100, दिस वैल्यू अपॉन टोटल इंटू दिस वैल्यू अपॉन टोटल इंटू, ऐसे इन दोनों की, और इसकी खुद पर्टिकुलर वैल्यू अपॉन टोटल इंटू कितने परसेंट आ जाएगा, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, और खुद कितना आ जाएगा, ऐसे ही 2023 की निकाल लो, पर्टिकुलर वैल्यू डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। क्लियर। क्वेश्चन नंबर इसमें कवर किया हुआ है 7th में देखो, प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ गिरीश लिमिटेड, पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है, बस ईयर ठीक करनी है, 22 फिर 20 और फिर परसेंटेज 22 की और फिर परसेंटेज 23 की, हो जाएगा। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट इज कर लो इस पे, नेक्स्ट इज कॉमन कंपैरेटिव बैलेंस, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ये भी तो करनी है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। टू 2022-23 परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। अब वो मैंने तुम्हें बताई थी अभी, इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले क्या था, एक बार रिपीट कर दो, रेवेन्यू फ्रॉम, देन अदर, टोटल हो जाएगा, देन एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ स्टॉक इन, चेंज इन एम्प्लॉइज बेनिफिट, फाइनेंस, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसिव, ये याद होना चाहिए तुम्हें हर टाइम। क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन है 5th। अब 5th क्वेश्चन में उन्होंने क्या लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 22 का कितना दिए बच्चे, 10 लाख, और इसका कितना दिए, 20 लाख। ठीक है, फिर अदर इनकम नहीं है, तो बस यही क्या हो गया अपना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस टोटल इनकम। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वगैरह लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंज इन इन्वेंट्री, सारा मिलाकर बनता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें क्वेश्चन में जीपी दिया हुआ है, ये नहीं कि कोई भी चीज़ दिया तो सारी ऐसे यूज़ करनी है, हमें ये तो पढ़ते हैं, अभी हमने रेशियो का किया चैप्टर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंटेज से चलिए इसमें, 40 एंड 30, तो 10 लाख का 40% कितना हो गया, 4 लाख। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कितना रह गया, 6 लाख। और ऐसे ही 20 लाख का 30%, 6 कितना रह गया, 14 लाख। किसी को डाउट? फिर उसके बाद हमें अदर एक्सपेंसेस दिए, अदर एक्सपेंसेस कितने दिए, 40 एंड 60, टोटल एक्सपेंस आ गया 640 एंड 14 लाख, ये टोटल एक्सपेंस आ गए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस टोटल एक्सपेंस, 10 लाख माइनस 640, 20 लाख माइनस 14 लाख 60, फिर टैक्स दिया हुआ है, टैक्स कितना है 50%, इसका 180, इसका 270, बाकी कितना रह गया 180 एंड 2, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर, बन गई स्टेटमेंट। ये बनानी है बस तुमने पहले। अब आगे तो क्वेश्चन देखना, अगर कंपैरेटिव है तो एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस 20 माइनस 10, 14 माइनस 6 मीन सारी हो जाएगी, ऑल करंट माइनस प्रीवियस, और परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज अपॉन बोलो इनटू 100%, 8 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, जितना भी आएगा लाइक 125%, जो भी आ रहा है वो कर दो, हो जाएगा। तो ऑल एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर की वैल्यू इनटू 100।
हाँ जी, और अगर क्वेश्चन आ जाता है अपना कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, तब हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ 22, परसेंटेज ऑफ 23। अब इसमें बेस हमने किसको रखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 20 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 6 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 40,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, ऐसे 640 अपॉन 10 लाख इंटू 100 निकाल लोगे। ऑल पर्टिकुलर वैल्यू डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम इंटू 100, इस कॉलम की आ जाएगी परसेंटेज, और इसकी भी ऑल पर्टिकुलर वैल्यू अपॉन 20 लाख इंटू, बस ध्यान से कॉमन वाला कंपैरेटिव में नहीं होना चाहिए, बस क्वेश्चन हो जाएगा। ये 4 तरह की स्टेटमेंट थी। अब आता है अपना सेकंड चैप्टर, फाइनेंशियल, बुक निकाल लो, एटलीस्ट बेंच पर हो जरूर। एज पर सिलेबस जो है अपना, बाकी चैप्टर्स की भी देखोगे क्या क्या सिलेबस में, इसी करके मैंने पीडीएफ भेजी है वो तुम्हें, ठीक है। सेकंड चैप्टर के बता रहा हूं मैं, तो मेनली क्या है फाइनेंस, सेकंड चैप्टर में मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन। सिलेबस तो ये 3 चीजें बोल रहे हैं, ठीक है, बट हमने एक चीज और जरूर इंपॉर्टेंट करनी है, पार्टी टॉपिक भी यही है, पार्टीज दिखाना मेरे को, करना इसके अंदर और भी करना टॉपिक, तो स्टार्टिंग से निकाल लो। मीनिंग मैं थोड़ा सा समझा ही देता हूँ, बट ओवरऑल याद तुम करके आओगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग कर लोगे, ठीक है। उसके बाद एक दे दो मेरे को, एक सेंटर में रख लेना बुक, और यार बीच में रखना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग पढ़ लोगे, +1 वाली थ्योरी है जो हमने की हुई है फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है। अभी देखना टॉपिक, फिर टूल्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट का हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। कॉमन साइज स्टेटमेंट में एक ईयर को बेस, मतलब कि पर्टिकुलर चीज को बेस बनाकर हम परसेंटेज निकालने। रेशियो के और कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, ये सारा रीड करोगे। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस के, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रीड जरूर कर लेना, इसको कर लोगे। नेक्स्ट ये जरूर पढ़ लेना, इसमें आ जाता है कई बार 2.4 पर इंट्रा फर्म कंपैरिजन या इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म के विद इन द फर्म, और इंटर फर्म बिटवीन 2 फर्म्स। ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तुम, उसकी क्या बेनिफिट है या क्या पर्पस है। असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी, हम इसलिए बनाते हैं ताकि बिजनेस की क्या पता लग जाए, अर्निंग कैपेसिटी। असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है। असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोलवेंसी, प्रॉपर अकाउंट्स बना रहे हैं, करंट लाइबिलिटी भी देख रहे हैं और नॉन करंट भी, बिजनेस की क्या पता लग जाएगी, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म सोलवेंसी। इंटर फर्म कंपैरिजन, एक फर्म को दूसरी फर्म के साथ क्या कर सकते हैं, फिर हम बेनिफिट पता लगे ना अकाउंट्स मेंटेन करने के। फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट, अकाउंट्स को देखकर हम पिछले साल का डाटा देख लिया, इस साल का देख लिया, अगले साल को क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बजट सेट कर सकते हैं साथ में, ठीक है। एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, इजीली हम इंफॉर्मेशन को देखकर, मतलब जैसे उसमें पाई चार्ट बना लिए, डायग्राम बना दिए, इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हम साथ में बना सकते हैं। नाउ यूजेस नहीं करना। पार्टीज इंटरेस्टेड, याद है प्रश्न में किया था हमने, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट, बैंकर, इन्वेस्टर, वही है टॉपिक है। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड है, इंप्लॉइज एंड ट्रेड यूनियन क्यों इंटरेस्टेड है, शेयर होल्डर क्यों इंटरेस्टेड है, पोटेंशियल इन्वेस्टर। बताऊं कि पढ़ लोगे, ये तो इजी टॉपिक है, पर इसमें से मेनली एक तो इंप्लॉइज एंड ऑनर्स का, बैंकर्स एंड लेंडर, सारे पढ़ लेना यार ये, ठीक है। देखो ये वाला टॉपिक ना वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आता भी देखा है, इस बार स्पेसिफिक सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ, बट पढ़ लेना, इजी से, पता नहीं कहाँ से क्या पूछने लग जाए, वो चैप्टर तो है ही है ना, क्योंकि ये लिमिटेशंस, ये थोड़ी समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि +1 में भी लिमिटेशन ढंग से करने वाली होती थी।
हिस्टोरिकल एनालिसिस, हमें पता है हम अकाउंट्स में जो एसेट्स की वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं वो किस प्राइस पे करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो अकाउंट्स को देखकर हम प्रेजेंट वैल्यू का आइडिया नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं अकाउंटिंग की मेन लिमिटेशंस का। पिछले साल सेल हुई थी 5 लाख की, इस साल सेल हुई, ग्रोथ कर रहे हैं, पिछले साल कितनी सेल हुई, इस साल, हम यही दिखाते हैं अपने अकाउंट्स में। हम कह रहे हैं बिजनेस ने ग्रो किया, 1 लाख की सेल बढ़ गई, नंबर ऑफ कस्टमर सेम थे, नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स उतने बिके हैं, बट पिछले साल से प्राइसेस हमारे 20% राइज हो गए थे। ना तो कस्टमर बढ़े ना ओवरऑल सेल बढ़ी, मतलब कि ठीक है क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अमाउंट कह रही है पहले 5 लाख की थी अब कितने की होगी, तो ग्रोथ हुई कहाँ, तो एग्जैक्टली ग्रोथ नहीं हुई। बट अकाउंट्स में तो नहीं पता लगती, अकाउंट्स में तो हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं 5 लाख से कितनी होगी सेल, सेल बढ़ गई 6 लाख। तो ये तो एक प्रैक्टिकली लिमिटेशन बनती है। क्लियर बात बिल्कुल। तो प्राइस लेवल चेंजेस को हम इग्नोर करते हैं, हम पर यूनिट तो दिखाते ही नहीं कि पिछले साल तो 100 रुपये केजी था और इस साल 110 हो गए, तो सेल तो अपने आप ही बढ़ेगी, क्वांटिटी तो अभी भी उतनी लेकर जा रहे हैं वो। नेक्स्ट, इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, हम सिर्फ कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये अगेन +1 में पॉइंट उस एंगल से बताते थे, कोई एफिशिएंट एम्प्लॉई है जिसकी डेथ हो गई है तो वो एक प्रॉपर लॉस है टू दी बिजनेस, बट हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और भी बहुत सी लिमिटेशंस होंगी, ये पॉइंट लास्ट में देखेंगे, इसमें ओवरऑल लिखा हुआ है। तो फिर नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, हम अकाउंट्स मेंटेन करते हुए लाइक डेप्रिसिएशन है, 2 मेथड है, स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग, हम अपनी मर्जी से मेथड को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर बायसनेस आ गई। जब हमें एसेट को बेचना है तो अलग मेथड लगा रहे हैं, खरीदना है तो अलग मेथड के अकॉर्डिंग देखते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट, वेरिएशंस इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अब मेथड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मानकर चलो हर बिजनेस अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो अगर वहां पर हमें कंपैरिजन करना होगा तो हमें उसमें किस में आएगी, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर बिजनेस अपने अपने तरीके से प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। लास्ट वन इज विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स को क्या कर सकता है वो कई बार मैनिपुलेट, मैनिपुलेट कैसे कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ज़्यादा लगा दी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा दी, प्रोविजन फॉर टैक्स ज़्यादा एज्यूम कर लिया, रिजर्व ज़्यादा क्रिएट कर लिए, जो अपने हाथों में वो चीज़ें तो कर सकते हैं। एसेट्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम दिखा सकता हूँ, कैसे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा के, एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल थी बट मैं जान के 10 साल लगा रहा हूँ। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ज़्यादा क्रिएट कर रहा हूँ। क्लियर, कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी है उसको हम एक्चुअल लाइबिलिटी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, विंडो ड्रेसिंग, मीन्स हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं अपनी अकाउंट्स की। क्लियर, इसमें क्या लिखा था पढ़ना जरा, सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन in the financial statement, hence this analysis suffer from all such limitation from which the financial statement suffer. Therefore, unless the basic data given in the financial statement is reliable, the conclusion derived on the basis of the analysis of this data cannot be reliable.